तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज परमार और आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके ट्रेंड्स देखेंगे और कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सबसे पहले मैं समझा दूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, ठीक है, ऑफ ए गैसियस और न्यूट्रल और आइसोलेटेड एटम। ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम में जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ये उसकी वैलेंस शेल हो गई, ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में टिका हुआ है। मतलब ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इसे हम कितनी हीट या एनर्जी दें कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट से चला जाए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ ए गैसियस न्यूट्रल और आइसोलेटेड एटम। ठीक है, अब गैसियस और न्यूट्रल, गैसियस क्यों है, क्योंकि देखो आइसोलेटेड मतलब होता है सिंगल, ठीक है, अब सिंगल एटम हमें कहाँ मिलेगा, सॉलिड स्टेट में तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो मिलेगा हमें गैसियस स्टेट में। तो फॉर आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम्स, तो वही होती है अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी कि इसको कितनी एनर्जी दे कि ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि ये अपने पास एक मेटल है, कैसा है, गैसियस, इन गैसियस स्टेट में। तो इसमें से यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन जाएगा M प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यह जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद यदि हम इसी M प्लस में से, M प्लस जो कि ये भी गैसियस स्टेट में ही है, इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 प्लस, ठीक है, M2 प्लस, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो जाता है, हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी IE2। अब M2 प्लस में से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M3 प्लस, M3 प्लस गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हमने M2 प्लस में से निकाल लिया तो M3 प्लस बन गया, और इसी को बोलते हैं हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऐसे ही ये ट्रेंड चलता ही रहता है, ठीक है, ऐसे ये ट्रेंड चलता ही रहता है। तो अब देखा जाएगा कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, किसकी ज़्यादा रहेगी, अब ये इसको मिटा देता हूँ मैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की, सेकंड की या फिर थर्ड की। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख, जो पहला जो एटम था उसमें से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, ठीक है, तो वो क्या बन गया था, M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, और उसी को हमने कहा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब जो जैसे कि हमारे वो वैलेंस शेल थी लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसमें मान लो जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन थे या 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो
अब जो न्यूक्लियस है उसका बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, तो ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो हमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले 5 थे अब 4 बचे, ठीक है। फिर मान लो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का बाकी अब 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उन पर ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अब तीनों तीनों ही इलेक्ट्रॉन पे लगाना है सिर्फ उसे, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो उस कारण से क्या होगा कि हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। पर ये सब बातें कब हो रही है? सिर्फ सेम एटम के लिए, ठीक है। दो एटम में कभी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवानी होगी तो उसमें ये रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो ऑलवेज स्मॉलर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये ट्रेंड ऐसे ही चलता जाता है, इसी को बोलते हैं अपन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बट ये कब वैलिड है? ओनली फॉर सेम एटम, ओनली फॉर सेम एटम। कभी किसी सेम एटम में ही हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का पता करना है कि कौन सी फर्स्ट वाली ज़्यादा है या सेकेंड वाली ज़्यादा है, तो हम यही देखेंगे कि सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हुआ कि अब कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं, न्यूक्लियस का बाकी इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा होने के कारण क्या है, सेकेंड वाली इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अमाउंट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि वैलेंस शेल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये होती है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। पर सेम एलिमेंट के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी वो एक ही सेम एटम है तो। और ऐसे ये ट्रेंड चलते जाता। अब इसके अपन ट्रेंड्स देखते हैं कि अलोंग द पीरियड और टॉप टू बॉटम डाउन द पीरियड ग्रुप क्या इसके ट्रेंड्स बनेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन ट्रेंड्स देखते हैं। मैं समझता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3। 1 2 3 और ये हो गया हमारा बोर्ड साफ, ठीक है। अब देखते हैं इसके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड्स मोल नहीं है, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड देखेंगे पहले। अलोंग अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तब हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहेगा, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा? हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स है, आपको पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव अपना बढ़ता है, उसके कारण क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन
बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसी के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सेकेंड ट्रेंड देखते हैं फॉर टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड फॉलो होगा, जैसे जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, अपन आसानी से ही आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लेंगे, कम एनर्जी देकर भी। तो ठीक है, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। शेल्स बढ़ती जाती है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब अट्रैक्शन कम रहेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं ना, कम एनर्जी देकर भी हम उसको आसानी से निकाल देंगे, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये ट्रेंड होगा हमारा फॉर टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस अलोंग द पीरियड भी होते हैं और अलोंग द ग्रुप भी हमें एक्सेप्शंस देखने हैं, और एक्सेप्शन क्यों है उनका पूरा रीजन देखेंगे। तो पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपने इसको एक बार नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपन एक्सेप्शंस। मिटा दूं, तो एक्सेप्शंस देखेंगे अब किसमें, एक्सेप्शंस तो पहले देखेंगे अपन इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो सेकेंड पीरियड क्या होती है अपनी, सेकेंड पीरियड में क्या है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये अपनी होती है सेकेंड पीरियड। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, इसका 5, इसका 6, 7 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो अलोंग द पीरियड सेकेंड पीरियड में क्या वेरिएशन होना चाहिए था कि ऐसे जाते हैं तो अपना जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। बट इसमें देखा गया कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट ट्रेंड क्या रहेगा, सबसे सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, सबसे कम रहेगी लिथियम की, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, ठीक है, फिर कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन फ्लोरीन। ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन देखते हैं अपन कि
इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2, ठीक है। और बोरोन की क्या होती है? ये बोरोन से आगे क्यों चला गया? तो बोरोन की होती है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि बेरिलियम का जो s ऑर्बिटल है, जो 2s ऑर्बिटल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। जो s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। तो आपको पता होगा फुली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल रहेगा देन किसी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें एनर्जी अपने को ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखे या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखे तो उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम में देखा गया कि ये ज़्यादा स्टेबल है। और बोरोन में क्या है? बोरोन में 2s भरा हुआ है, पर जो p का ऑर्बिटल है वो क्या? एक इलेक्ट्रॉन p में गया हुआ है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा रेदर देन यहाँ से, क्योंकि ये तो फुली फील्ड है। ये क्या है? फुली फील्ड ऑर्बिटल। फुली फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बिकॉज हाफ फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। और बोरोन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अपन यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन के केस में क्या हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसीलिए बोरोन से भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बेरिलियम में। तो ये ट्रेंड थोड़ा सा आगे चला जाता है। ऐसा नहीं कि सबसे आगे चला गया या थोड़ा और ज़्यादा आगे जाए, नहीं, सिर्फ एक एटम से आगे चला जाता है। नाइट्रोजन में भी यही होता है। नाइट्रोजन का भी देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए। इसको लिख लिया। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखते हैं कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपने लिख लिया होगा, ये मिटा रहा हूँ, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी अपन ने ये देख लिया है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा क्यों है। बेरिलियम की इसलिए ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो फुली फील्ड ऑर्बिटल में उसके आखिरी के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये आसानी से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। और फुली फील्ड होने के कारण ये स्टेबल होता है, तो इनमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये लिख लीजिए। अब देख समझते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या दिक्कत आ गई। 1 2 3 मिटा रहे हैं। तो अब समझते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या दिक्कत है। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, ये लिख दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो अब देखेंगे कि जो नाइट्रोजन के सेकेंड शेल है उसमें देखो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कैसा है? अपना हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। बट ऑक्सीजन में देखेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का जो एस है 2s, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट पी में क्या है? 1 2 3 और ये 4, पी में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या होगा?
हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इसमें क्या है, इसमें से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहा हूँ मैं, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा और हाफ फील्ड बन जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी कारण ये हाफ फील्ड होने के कारण क्या है, इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा। बस 2 मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन ऑफ रिमूवल इसका डिफिकल्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन वाले केस में क्या रहेगा कि आसानी से, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आसानी से अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। दादी आ गई थी कल भी दादाजी आए थे, तो हंसी आ जाती है, मतलब कोई आता है ना तो। चलो देखो, इधर कॉन्सेप्ट समझो। इसमें क्या है, ये हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन को हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी रेदर देन ऑक्सीजन। तो अब थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन देखते हैं। देखो, सेकेंड पीरियड का अपन ने देख लिया, अब थर्ड पीरियड का देखते हैं। थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट अपने को जाने पर क्या होना चाहिए था, अपना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके कारण ये अपना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन देखा गया, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का राइट ट्रेंड क्या है, जो सही वाला ट्रेंड है, उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, और फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की सबसे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन। ठीक है, तो ये एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो गए? तो सेम उसका भी यही रीज़न है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आगे क्यों चला जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2। ठीक है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p1। तो अब क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का थर्ड शेल में देखो, एस ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये कैसा, फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, ये अपना कैसा फुली फिल्ड है। बट एल्यूमिनियम में अपन 3s और 3p का देखेंगे, तो s तो उसका फिल्ड है, फुली फिल्ड है, बट p ऑर्बिटल क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना, आसानी से अपन इसको निकाल सकते हैं, बट जो मैग्नीशियम के केस में होगा, फुली फिल्ड होने के कारण उस स्टेबल हो गया, वो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इस वजह से मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से, और यही सेम रीजन रहेगा कि फॉस्फोरस का भी सल्फर से ज़्यादा हो जाता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है
15, तो इसका हो जाएगा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p3, समझ रहे हो, 3p3। और सल्फर का क्या रहेगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा 3s2, 3p4। तो फॉस्फोरस के केस में क्या हो रहा है, फॉस्फोरस के केस में जो फॉस्फोरस का 3s है वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बट जो फॉस्फोरस का 3p है, 3p ऑर्बिटल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन शो कर रहा है। 3p अपना कैसा हाफ फील्ड है, तो उसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बल्कि सल्फर में ऐसा नहीं है, सल्फर का जो 3s है वो तो फील्ड है, बट जो सल्फर का 3p है, 3p ऑफ सल्फर, सल्फर का है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा कंपेयर देन फॉस्फोरस, तो इसीलिए फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है सल्फर से, ड्यू टू हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल। हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल के कारण फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा हो जाती है, और ड्यू टू फुल फील्ड 2s ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम, देन 3s, जो 3s ऑर्बिटल है मैग्नीशियम का, वो फुली फील्ड होने के कारण उसकी एल्यूमिनियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। तो एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं अपन ग्रुप्स में क्या ट्रेंड आता है, 13th ग्रुप में और 14th ग्रुप में। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता। ठीक है, मिटा दूं, 1 2 3 मिटा रहे हैं। अब सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप हो गया, अब पीरियड की बात कर लेते हैं, 13th एंड 14th ग्रुप, सॉरी ये पीरियड हो गया, सेकेंड और थर्ड पीरियड। अब करते हैं 13th एंड 14th, 13th एंड 14th ग्रुप में क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब 13th ग्रुप में क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बाबा अली गए इंदौर। ठीक है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ कैसा होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अपना ट्रेंड क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम की। बट ऐसा नहीं होता है, जो ओरिजिनल ट्रेंड देखा गया वो क्या होता है अपना, सबसे ज़्यादा होती है बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। ठीक है, तो ये करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। क्यों, अब थैलियम की सबसे ऊपर आ जाती है, ठीक है, और गैलियम की उसके बाद, और एल्यूमिनियम की उससे जस्ट कम हो जाती है। तो ऐसा ट्रेंड क्यों होता है, इसका कारण है, आपने पढ़ा होगा कि थैलियम की एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एफ ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल क्या करता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो इनर वाले शेल से,
इनर वाली शेल्स क्या है, शील्डिंग इफेक्ट की तरह काम करती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो इनर वाली शेल की जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो शील्ड की तरह काम करते हैं। तो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे पुअर होता है एफ, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसकी अब एटॉमिक साइज कम हो जाएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम की क्या हो जाती है, गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की स्पेलिंग यहाँ से देख लो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण थेलियम आगे आ जाता है और एल्यूमिनियम पीछे चला जाता है, ठीक है। और इसमें गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का सही ट्रेंड। कौन से वाले ग्रुप में, ये 13th ग्रुप, ये अपना 13th ग्रुप, 13th ग्रुप का है ये वाला ट्रेंड, ठीक है। अब देखते हैं अपन 14th ग्रुप में क्या वेरिएशन आता है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 14th ग्रुप का। यही मिटा दूंगा इसको मिटा देता हूँ, फिर आप लिख लेना 1 2, मतलब पहले लिख लेना, फिर मैं मिटा रहा हूँ, जल्दी लिख लो, 1 2 3 मिटा रहे। अब देखेंगे अपन 14th ग्रुप का एक्सेप्शन और ये लेक्चर को खत्म करेंगे। तो 14th ग्रुप में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, पीबी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, ठीक है। बट इसमें क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी, फिर इसकी और सबसे ज़्यादा कार्बन की, बल्कि इसका भी ट्रेंड में ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसका भी जो एक्चुअल ट्रेंड आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या रहता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, उसके बाद है लेड और देन आता है टिन, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्चुअल ट्रेंड। इसमें भी लेड में क्या होता है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर होने के कारण इसमें एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका भी ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इसके कारण उसकी एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण से इसकी 3 से ज़्यादा हो जाती है लेड की, ठीक है। तो इसी लेक्चर में देख लेते हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी। मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे अपन ने देखा अभी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम जैसे ही हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। कैसे, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं जब ऊपर से नीचे आते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं, मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा, और मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब लेफ्ट रूट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता लेफ्ट टू राइट जाने पर, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन नहीं देता है? नॉन मेटल्स, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर अपना मेटलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, तो वैसे भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। और यहीं पे अपन ऑक्साइड्स से भी देख लेते हैं, जो मेटल की ऑक्साइड्स रहती है ना वो कैसी रहती है? बेसिक, तो इनकी बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसी रहती है? एसिडिक, तो एसिड नेचर भी इधर कम हो जाएगा। मतलब देखते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी अपनी कम हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं जनरली बेसिक रहते हैं, तो बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो क्या होगा? अपना मेटलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब मेटलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब मेटलिक कैरेक्टर कम है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। एक बार बस इसका ट्रेंड देख लो, सबसे इजी है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, उसमें जो ट्रेंड रहेगा उसका जस्ट अपोजिट है मेटलिक और बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।